तो हेडिंग डाल दो। अनुज ना कहीं हॉस्पिटल में गया हाँ है, बेटे, उससे बात होगी, मेरी तो बात क्या होगी इससे। रिकॉर्ड लेना? अब बात होगी मेरी इससे। आप हेडिंग डाल दो एलसीआर सीरीज सर्किट। तो टॉपिक एंड द हेडिंग इज द एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सीरीज सर्किट, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलसीआर सीरीज सर्किट डाल दो हेडिंग। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जी हमारे। तो टॉपिक एंड द हेडिंग इज द एलसीआर सीरीज सर्किट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग। हमने अभी तक जितने एलिमेंट्स ना अलग अलग पढ़े, इंडिविजुअल पढ़े। कैपेसिटर अलग पढ़ा, इंडक्टर अलग पढ़ा, रेजिस्टर अलग पढ़ा। अब हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं। अब हम तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सर्किट है उसमें कॉइल भी है, उसमें कैपेसिटर भी है, और उसमें रेजिस्टर भी है। तो एल भी है, सी भी है और आर भी है। और ये हमारे पास एक एसी सोर्स है मान लो। तो मान लो हमारे पास एक ये एसी सोर्स है मान लो, दैट इज एसी सोर्स। ये एसी सोर्स का सिंबल होता है जी। अभी तीनों सीरीज के अंदर है। अच्छा, जब सीरीज होता है तो क्या चीज सेम रहती है, पता ना सभी को? सीरीज में क्या चीज सेम करंट। रहती है? करंट सेम रहता है। तो तीनों को करंट सेम मिलेगा। मान लो इसकी सपोज करो जो नेट ईएमएफ है, सपोज करो ई है। जो भी एसी की नेट ईएमएफ है मान लो ई है। तो कुछ ईएमएफ यहां पे ड्रॉप होगी, जो कुछ ईएमएफ होगी यहां पे ड्रॉप होगी, कुछ ईएमएफ यहां पे ड्रॉप होगी, और कुछ ईएमएफ यहां पे ड्रॉप होगी। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी ई में से वो होगी ई एल। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी ई सी। और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी सपोज करो वो होगी ई आर। तो कुल मिला के नेट ईएमएफ हमारे पास ई है। तीनों सीरीज के अंदर है। तो ऑल विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ करंट। तीनों को जो करंट मिलेगा सेम मिलेगा। पर पोटेंशियल फॉल सभी पे अलग अलग होगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होगा वो मैंने ई एल मान लिया। इसके क्रॉस को मैंने क्या मान लिया, ई सी मान लिया। और इसके क्रॉस को मैंने क्या मान लिया, ई आर मान लिया। अच्छा, नेट ईएमएफ हमारे पास कितनी है? नेट ईएमएफ ई। तो नेट ईएमएफ हमारे पास ई है। तो ई में से कुछ ड्रॉप यहां पर होगी, कुछ ड्रॉप यहां पर होगी, और कुछ ड्रॉप यहां पर होगी। तो ई किसके बराबर हुआ? तो ई किसके बराबर हुआ? आवाज नहीं आ रही किसी को? तो ई बराबर हो जाएगा ई एल, ई एल आगे प्लस ई सी प्लस प्लस ई ई सी आर। प्लस ई आर, प्लस ई आर। ठीक है जी, डायग्राम नोट करो, इक्वेशन लिखो जी। आप डायग्राम नोट करो, इक्वेशन लिखो, फिर आगे बात करेंगे इसके लिए। तो सभी लोग जल्दी से फास्ट एंड फास्ट एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट। सभी नोट, सभी का नोट हो गया, बाकी सभी लोगों का नोट हो गया जी। बाकी सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की? सब शांत बैठे। कर लिया सर। सबका नोट हो गया भी? चलो ये आगे समझिएगा। तो आपने पढ़ा कि कुछ वोल्टेज इंडक्टर पे ड्रॉप होगी, कुछ कैपेसिटर पे ड्रॉप होगी, कुछ रेजिस्टर पे ड्रॉप होगी। और मैंने लिखा है कि ई बराबर में ई एल प्लस में ई सी प्लस में ई आर। अब इसके आगे लिखो जी। अब आप लिखो, लिखो इन द एलसीआर सीरीज सर्किट, इन द एलसीआर सीरीज सर्किट, in the LCR series circuit, in the LCR series circuit, equation number one, equation number one is, equation number one is
एब्सोल्युटली। तो इन द एलसीआर सीरीज सर्किट इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है जी, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बड़ा बड़ा क्रॉस का साइन लगा दो जी, गलत है ये। तो बड़े बड़े क्रॉस भी लगा देना, ताकि जब भी पेज खोलो क्रॉस पहले नजर आए आपको। ये इतना बड़ा क्रॉस कर देना, क्योंकि बोर्ड में इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों ने गलती की जी, कई बार क्वेश्चन आया जी। इसके ऊपर क्वेश्चन नीट में भी आया है, इसके ऊपर क्वेश्चन जे में भी आया है, सीबीएसई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और बच्चे हर बार गलती करते हैं जी। तो इस पर बड़ा बड़ा क्रॉस लगा देना जी, इतना बड़ा क्रॉस लगाना चाहिए कि जब पेज खोलो तो सबसे पहले यही नजर आए जी, दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नोट कर लिया सभी ने ये? यस सर। अब समझिए, आप ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया जी, कई बार इसकी वोल्टेज दे रखी होती है जी कि नेट वोल्टेज हमारे पास 150 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 80 है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 30 है, इसके क्रॉस की वोल्टेज निकाल दो। बच्चा बड़ा खुश होता है, कहता है यार 150 तो ये है ही, 80 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो कितना हो गया कुल मिला के? 80 प्लस 180 प्लस 30 कितना होता है? 110। 110। 110। बच्चा बड़ा खुश होता है, कहता है आंसर आ गया जी, 40 आंसर आ गया जी। और जो ऑप्शंस गिवन होता है, पहला ऑप्शन भी 40 से गिवन होता है जी। अब आपके दिमाग में 40 आया, पहला ऑप्शन 40 आ गया जी, आपने भगवान मांगा, भगवान मिल गए जी, आपको पहले ऑप्शन में मिल गए जी, आप कहीं और जाओगे नहीं जी, किसी और के दर्शन करोगे नहीं जी, ठीक है जी। तो बच्चा पहले ही अमाउंट में फंस जाता है जी, काम खत्म, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है जी। तो कई बार बच्चे गलती कर चुके हैं, आपने गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ नेक्स्ट शीट पर जी। कितना सभी नोट कर लिया जी? यस सर। ठीक है जी। अब समझिए अब आप कि इसमें गलती क्या है और क्यों गलती है, समझिए अब आप। तो जी हमने जो सर्किट बनाया है एलसीआर सीरीज सर्किट, उसमें हमारे पास एक कॉइल भी है, उसमें हमारे पास एक कैपेसिटर भी है, उसमें हमारे पास एक रेजिस्टर भी है जी, और साथ में हमारे पास एक एसी का सोर्स है जी। नो डाउट तो वोल्टेज सब पे अलग अलग ही होगी जी, ये ई है तो ये कुछ ई एल होगा, ये कुछ ई सी होगा, ये कुछ ई आर होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर नेट ईएमएफ निकालनी है या नेट ईएमएफ को लिखना है, तो आप ई बराबर में ई एल प्लस में ई सी प्लस में ई आर नहीं लिख सकते जी। अगर आपको नेट ईएमएफ निकालनी है तो आपको बनाना पड़ेगा फेजर डायग्राम, आपको बनाना पड़ेगा इसका फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा जी। फेजर डायग्राम के बाद ही आप इसका नेट ईएमएफ निकाल पाओगे जी। तो जब भी आपके एसी सर्किट में एक सिंगल कैपेसिटर लगा रखा है, हमको पता है ईसी होगा, एक सिंगल कॉइल लगा रखी है, हमको पता है ईएल होगा, एक सिंगल रेजिस्टर लगा रखा है, हमें पता है ईआर होगा। लेकिन अगर सिंगल नहीं है, सिंगल से ज्यादा है, अगर सिंगल नहीं है, ध्यान से सुना मेरी बात को, चाहे तो लिख लेना जी, कि अगर एक सिंगल एलिमेंट होगा, कैपेसिटर होगा, तो सिर्फ ईसी होगा, और ईसी हमारे पास होगा आई एक्सी, आपको पता होना चाहिए जी। एक्सी याद है? एक्सी यस सर। बाकी लोगों को एक्सी याद है? यस सर। एक्सी नहीं कह रहा, एक्सी बोल रहा हूं मैं। याद है? भूल गए? क्या था एक्सी? याद है। क्या था एक्सी? 1/ω/c। 1/ωc कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और ईएल क्या हुआ? आई एक्सएल। और ईआर क्या ओमेगा एल। हुआ? आईआर। तो अगर सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ कैपेसिटर है, बिल्कुल ठीक है ये, सिर्फ इंडक्टर है, बिल्कुल ठीक है ये, सिर्फ रेजिस्टर है, बिल्कुल ठीक है ये। पर अगर मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सर्किट, लिखो पॉइंट ये, इफ देयर आर, दैट्स व्हाई आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जी। मैंने बच्चों को बोला भी था, पर सारे बच्चे नहीं आए, बाकी फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन आज की क्लास का मिस होना बाद में बहुत तकलीफ देगा जी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में परेशानी 100% होगी। तो इफ AC circuit contains, if AC circuit contains, if AC circuit contains more than one element, more than one element,
मोर देन वन एलिमेंट यहाँ पर कैपेसिटर इंटरेस्ट है, देन we will calculate the net EMF only by the help of phasor diagram. Please note that. इसको अंडरलाइन कर देना, व्हेन मोर देन वन एलिमेंट, जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, मे बी 2 मे बी 3, 3 से ज्यादा होंगे नहीं, है ना, तो 2 हो या 3 हो, और आपको नेट ईएमएफ निकालनी है, तो अगर आपको नेट ईएमएफ निकालनी है आपको फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है जी। तो अब मैं इसके बाद फेजर डायग्राम बनाऊंगा, नोट कर लें फटाफट से, एक बार नोट कर लिए बता देना मुझे, जैसे नोट कर इन्फॉर्म कर देना जी मुझे। हो गई नोट की सभी का? सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालोगे या ग्रुप में भेजोगे? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है जी, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ग्रुप पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, दोनों पे डाल दूंगा। हो गए सभी नोट भी है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो आपको अगर नेट ईएमएफ निकालनी है कब, अगर आपको नेट ईएमएफ निकालनी है कब, अगर आप लोगों को नेट ईएमएफ निकालनी है कब, जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? फेजर फेजर डायग्राम डायग्राम। करना तो मैं पड़ेगा। फेजर डायग्राम बना के दिखा दिया आप लोगों के सामने, फेजर डायग्राम ही रहा जी, दैट इज अ फेजर डायग्राम आप लोगों के सामने। अब देखो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना दिया। मैंने मान लिया भाई, सपोज करो कि मान लो ये एक्सिस करंट को शो कर रही है, मान लो दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द करंट, क्योंकि जो फेजर डायग्राम होता है वो वोल्टेज और करंट के लिए होता है, जो फेजर डायग्राम होता है वो वोल्टेज एंड करंट के लिए होता है। तो सबसे पहले मैंने करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। कोई सीरीज सर्किट में क्या चीज सेम रहेगी, सीरीज सर्किट में क्या चीज सेम रहेगी, करंट। तो सबसे पहले मैंने करंट लिख दिया कि मान लो करंट इस वाले फेज के अंदर, सपोज करो दिस इज द फेज ऑफ करंट, मान लो करंट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे सबकी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है जी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, किसके बारे में बात करेंगे जी? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं जी। अच्छा, अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो करंट वोल्टेज में क्या फेज रिलेशनशिप होता है? 0 डिग्री। तो दोनों सेम फेज में होते हैं। यस सर। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, सबको बात बताइए। सभी रेस्पॉन्स कर दो पहले, तो सभी रेस्पॉन्स कर दो एक बार जी, फिर मैं आगे यस सर। तो अगर करंट वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो जिस फेज में करंट हुआ उसी फेज में वोल्टेज हुआ। मैं ये चीज दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ध्यान सुनना सभी लोग। ये जो फेजर डायग्राम है अनुराग जी और बाकी सभी लोग, इसको मैं एक बार ही एक्सप्लेन करूंगा जी, ध्यान सुनना मेरी बात को जी। बाकी फिर आपको अपना रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में इसका इंपैक्ट आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं एलसीआर सीरीज सर्किट में, और इसको मैंने करंट मान लिया एक्स एक्सिस को, तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली करंट वोल्टेज कैसे फेज में होंगे? करंट वोल्टेज कैसे सेम फेज में होंगे। तो जिस फेज में करंट होगा उसी फेज में वोल्टेज भी होगा। तो ये हमारा ई आर आ गया, सपोज दिस इज द ई आर, इसको मैंने नाम दिया जी ई आर। करंट वोल्टेज सेम फेज में हो गए जी, ये रेजिस्टेंस की एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है हम इन द फेजर डायग्राम।
अब मैं बात करूंगा इंडक्टर के बारे में, अबाउट द इंडक्टर। इंडक्टर वाले केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंडक्टर, कौन आगे कौन पीछे और कितना फेज वोल्टेज डिफरेंस? आगे होता है 5/2 से। तो कौन वोल्टेज आगे होती है, सबको पता ही है। Yes, sir. वोल्टेज आगे होती है करंट से, कितने फेज से आगे होती है करंट से? 5/2. 5/2। तो देखो जी करंट हमारा यहाँ पर, दिस इज द करंट। तो अगर मुझे EL चाहिए, मुझे EL को रिप्रेजेंट करना है, EL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, करंट से 90 डिग्री आगे होगा। और आगे के लिए हम लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। तो ये करंट से 90 Positive डिग्री y आगे होगा जी। तो मुझे करंट से 90 डिग्री आगे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये शो करेगा भाई, किसको शो करेगा जी? EL को। दिस रिप्रेजेंट द EL, दैट इज द EL इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपके सामने EL आ गया जी। तो EL जो है वो करंट से कितना आगे हो गया जी? 5/2. 5/2 आगे हो गया, 5/2। क्योंकि दोनों में 90 का फेज डिफरेंस होता है। तो रेजिस्टेंस वाले केस में करंट वोल्टेज सेम फेज में आ गए, इंडक्टर वाले केस में करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे चला गया। अब आ जाओ जी तीसरा केस, कौन सा केस है जी? कैपेसिटर। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर? व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर? करंट 5/2 से. करंट आगे होता है, Yes, sir. कितना आगे होता है जी? 5/2। 5/2. 5/2। तो वोल्टेज पीछे कितना होगी? 5/2 पीछे होगी. तो 5/2। पीछे जाना है। अच्छा अगर आगे जाते तो एंटी क्लॉकवाइज, पीछे जाएंगे तो Clockwise. क्लॉकवाइज। तो हम करंट से घूमेंगे क्लॉकवाइज ऐसे करके, 5/2 ऐसे घूमेंगे जी, 5/2। अब करंट से पीछे 5/2 वोल्टेज, किसका वोल्टेज पीछे है? किसका वोल्टेज पीछे है? Capacitor. कैपेसिटर का। EC. तो कैपेसिटर का ये आ गया जी EC, इधर आ गया जी, दैट इज द EC। तो दैट इज द फेजर डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द EC। अब देखो ध्यान से, EL ऊपर की तरफ है, EC नीचे की तरफ है, ER ऐसे करके है। क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके कभी भी कि E बराबर में EL प्लस EC प्लस में ER? ये तो तभी लिख No, सकते हैं sir. जब No, सारे, sir. जब सारे सेम फेज में हो। हम इस वाले केस में इसको नहीं लिख सकते। क्या सभी को फेजर क्लियर है कि मैंने Yes, फेजर sir. डायग्राम कैसा बनाया? प्लीज नोट दैट, सभी लोग फेजर डायग्राम को नोट करो और समझ समझ के नोट करना भी कि मैंने यहाँ पर ER क्यों लिया, मैंने यहाँ पर EL क्यों लिया, मैंने यहाँ पर EC क्यों लिया, सब कुछ समझ समझ के नोट करना जी आप लोग। तो समझ समझ के बिल्कुल ध्यान से इसको एक बार नोट कर लो जी। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बोलो। सर जो आपने वो पढ़ाया था हमें कल कैपेसिटर का, तो सर उसमें तो हमने ऐसे लिया था, जैसे ये एक लाइन है उसमें यहाँ अरे पे कैसे भी ले सकते हैं उसको, ये तो हमारा हम कैसे भी ले सकते हैं बेटा, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर में वोल्टेज शो करेंगे तो जहां पे भी करंट लोगे, आपकी मर्जी करंट कहीं भी ले लो, जहां पर भी करंट लोगे उससे 90 डिग्री पीछे जाना है, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाना उसको। तो इसे हम क्या लेंगे इसे? बड़े आप इसमें करंट कहीं भी ले लो, करंट को यहाँ पर लोगे, ये गलत बनाए थे। अगर आप करंट को यहाँ पर लोगे तो वोल्टेज यहाँ पर लेनी पड़ेगी, करंट को यहाँ पर लोगे तो वोल्टेज यहाँ लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों में 90 का फेज डिफरेंस पीछे होना चाहिए बस। आपकी मर्जी है, करंट कहीं भी ले लो जी, डिपेंड्स ऑन यू, करंट कहां पर लेते हो वो आपकी मर्जी है। आपने करंट ऐसे करके ले लिया, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, करंट ऐसे ले लिया तो EC ऐसे करके हुआ, आपने करंट ऐसे करके ले लिया तो EC ऐसे करके हुआ, बस ये फेज डिफरेंस 90 का होना चाहिए बस। हाँ सर। आपने करंट ऐसे करके ले लिया तो EC ऐसे करके हो जाएगा। हाँ सर आपने ये ऐसे ले लिया, पर अब मैंने ये यहाँ पर हमने ऐसे ले जो लिया, पूछा- सीधा सीधा ले लिया, तो इससे 90 पीछे चले जाओ बस। हाँ सर एक मिनट यही पूछ रहा था। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, आपने इस वाले डायग्राम में ये ले लिया और ये ले लिया, तो यहाँ पर एक आप सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे एज अ ग्राउंड लेवल, उसे क्या कहेंगे? बेटा ग्राउंड लेवल है वो कुछ नहीं होता है जी, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा ऐसे ड्रॉ करना है। बस ऐसे ड्रॉ करना। बट आप देख लो करंट कहां पर है, उससे 90 डिग्री पीछे जाओ, वो EC है आपके लिए बस। ओनली 2 लाइन ड्रॉ करनी है, ओनली 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, ये करंट है तो EC ये हो गया जी। बाकी कुछ ड्रॉ नहीं करना फेजर डायग्राम में।
बस इतना ही ड्रॉ करना, ये बन गया फेजर सभी का। ये क्या है? बाकी सभी का फेजर बन गया भाई, सबको पॉइंट क्लियर है अभी? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट पूछना हो कुछ? No, sir. सबको पॉइंट क्लियर है भाई? बाकी सभी लोग, शालू Yes, जी, sir. शीतल, इंदु, सबको पॉइंट क्लियर है भाई? यस सर। साइमा जी, नीतू जी, अनुभव? यस सर। चलो ठीक है जी, अब इसमें बनाएंगे हम केसेस। तो हम शुरू कर रहे हैं, केस शुरू कर रहे हैं जी अब हम। तो अब हम केस शुरू करने वाले हैं जी। अब केस कैसे करना है तो बता दो जी आपको मैं जी। तो लिखो जी केस। पहला केस लिखो नंबर 1। तो शुरू कर रहे हैं हम केस, पहला शुरू कर रहे हैं जी। फर्स्ट केस लिखो, नंबर 1 केस लिखो। पहला केस हमारा है इफ EL ग्रेटर देन EC। अब मैं जो पहला केस बना रहा हूं वो केस हमारा है इफ EL ग्रेटर देन EC। अगर EL EC से बड़ा हुआ तो दैट इज द EL। तो पहला केस हम बना रहे हैं कि अगर EL EC से बड़ा हुआ तो। अच्छा, अगर EL EC से बड़ा हुआ तो EL का और EC का जो नेट रिजल्टेंट है वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा जी? Sir, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा जी। तो ठीक है जी, अब जो हम केस कर रहे हैं उसका नाम है EL ग्रेटर देन EC। इसको बोलते हैं इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। डोमिनेंट सर्किट। तो दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। इसे हम इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट बोलते हैं। तो हम जो केस करने वाले हैं इट्स नेम इज इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। लिखा सभी ने जी? Yes, sir. तो आपके सामने कौन सा केस आ गया जी? इंडक्टिव Dominant circuit. डोमिनेंट सर्किट। चलो जी बात करते हैं अबाउट द इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट के बारे में बात करते हैं जी, ठीक है? चलिए, तो अगर इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट के बारे में लोग बात करें, इसका तो मतलब क्या होता है जी कि जो EL है वो EC से बड़ा है। अगर EL EC से बड़ा है तो इनका रिजल्टेंट जाएगा ऊपर, ER तो यहीं पे रहेगा जी। तो दैट इज द EL माइनस EC। ये हमारा EL माइनस EC हो गया क्योंकि EL बड़ा है EC से, तो दोनों का रिजल्टेंट ऊपर चला गया। ER हमारा यहीं पे रहेगा जी, जहां पे करंट था हमारे पास। अब ये हमारे पास ER है और ये हमारे पास EL माइनस EC है। अब मुझे इन दोनों का भी, EL माइनस EC का और ER का रिजल्टेंट निकालना है। तो EL माइनस EC का और ER का रिजल्टेंट कहां पर जाएगा बताना? EL माइनस EC का और ER का रिजल्टेंट कहां जाएगा? कहीं इसके बीच में जाएगा जी? बीच में से। कहीं ऐसे करके जाएगा जी? कुछ आवाज नहीं आ रही किसी के भाई? Yes, sir. बाकी लोग भी, यस सर। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कर दो जी, सभी लोग जी, सभी से पूछ रहा हूं मैं ये। तो इस वाले केस में अगर EL ग्रेटर देन EC हुआ तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर। तो ये हो गया EL माइनस EC, इधर हो गया ER, और इन सभी EMF का जो नेट EMF है वो चला गया यहां पर। और ये एंगल कितने का बनेगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितने का बनेगा? आवाज नहीं आ रही। पूरा एंगल 90 का है, तो ये एंगल कितने का बनेगा भाई? 45। क्या बनेगा? वेरी गुड। कितने निगार बीटा। बच्चे हो आप, है ना? आपको पता है कि ये दोनों बराबर बराबर हैं, ये और ये बराबर बराबर हैं। नहीं सर, इक्वल नहीं है। तो फिर हो सकता है इक्वल भी हो, मैं मना नहीं कर रहा। बीटा। मे बी पॉसिबल दैट कि EL माइनस EC बराबर वैल्यू इसकी ER की हो, मे बी ना बराबर हो, मे बी ये बड़ा हो, मे बी ये बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है जी। एनी केस विल बी पॉसिबल। तो 45 तब बनता है जब दोनों बराबर हो गए। एक मिनट होल्ड करो जरा। हेलो, हाँ बेटा बोलो। बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ, ठीक है? तो चलो भी ध्यान रखो सभी लोग एक बार जी। तो ये एंगल 45 डिग्री का होगा नहीं हुआ मैं कुछ नहीं पता जी। तो ऐसा किसी ने इमोशनल नहीं होना जी, किसी ने भी।
कि भैया एक पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये ई आर है, ये तो 45 का हुआ। ऐसी बातें नहीं करनी है जी, ऐसी बातें करना पाप है जी। तो हमें नहीं पता कितने का एंगल होगा, मैंने एंगल 5 मान लिया जी, ये एंगल कुछ भी हो सकता है जी। अगर ई आर बड़ा होगा ना तो एंगल 45 से छोटा होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो एंगल 45 से बड़ा हुआ, और दोनों बराबर होंगे तो एंगल 45 का हुआ। ये एंगल तो निकालना होता नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, इस वाले केस में जो ई है वो किस किस का रिजल्टेंट है? इस वाले केस में जो हमने ई लिखा है वो किस किस का रिजल्टेंट है? EL माइनस EC और ER का। EC और ER का। ठीक है जी। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद है फॉर्मूला आपको? ई बराबर में Yes. अंडर रूट में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ई आर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना हो गया? EL माइनस EL माइनस प्लस में 2 इनटू में a, व्हाट इज द a इज, मान लो ER, व्हाट इज द b इज, EL माइनस EC इनटू में cos, 90, फिर वो इनटू तो में जीरो ही हो जाएगा। इनटू में क्या लिखे? 5, Cos- इनटू में क्या cos लिखे? 90, 5। बाकी लोग बताएंगे, सभी 90 लोग सर। cos 90। थोड़ा ध्यान ना, बच्चे आधे बच्चों को नहीं पता उसकी बात ये। तो हमेशा यहाँ पर एंगल वो आता है जो इनके बीच का एंगल होता है, ध्यान रखना जी, ये जानबूझ के मैं कर रहा था जी। और बहुत सारे बच्चे इमोशनल होकर हम फाइल लगा के आते हैं, फिर खुश होते हैं जी कि हमारे नंबर ज्यादा क्यों आ गए जी। थोड़ा ध्यान रखना, ये एंगल हमेशा जो यहाँ पर एंगल आता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है, और इनके बीच का एंगल 90 है, तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा जी। इसका मतलब ई किसके बराबर आ गया? ई किसके बराबर आ गया? अंडर रूट में अंडर रूट ER स्क्वायर ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EL माइनस में EL माइनस EC का होल स्क्वायर। प्लीज नोट दैट, इसको नोट करो सभी लोग एक बार और लिख लेना भाई ऐसी बातें, क्योंकि बच्चे ऐसे गलती करते हैं, और 12th क्लास के बच्चे जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ज्यादा गलती करते हैं, और फिर बोलते हैं स्कूल वाले हमारे मार्क्स काट लेते हैं जी। ऐसी बहुत शिकायत आती है मेरे पास कि जानबूझ के मार्क्स काट लिए। वो जानबूझ के नहीं काटते बेटा, हम लोग गलती करके आते हैं इसलिए मार्क्स करते हैं। तो सभी लोग एक बार ध्यान से नोट कर लो, सभी लोग एक बार बिल्कुल समझ समझ के, सोच समझ के नोट कर लो। ठीक है शीतल जी, पॉइंट क्लियर है आपको? इंदु जी पॉइंट क्लियर है, समझ आ गई बात? आप लोग ज्यादा बोलते नहीं, कभी बोल दिया करो जी, यस रिस्पॉन्स दिया करो जी। अर्णव जी पॉइंट क्लियर है भाई? आयुष सुन पा रहे हो मुझे? आयुष की आवाज भी नहीं आ रही। सर कर लिया नोट। कर लिया नोट सभी ने? बाकी सभी ने नोट कर लिया जी? यस सर, कर लिया। यस सर। सभी का नोट हो गया? चलिए ये बहुत बढ़िया। तो हमने ये डिस्कस कर लिया अभी कि जो नेट ईएमएफ बनेगी ई, वो इन दोनों के रिजल्टेंट के इन दोनों के रिजल्ट के बराबर हो, तो इसके बराबर हो जाएगा जी। अब समझिए आगे जी। अब एक बार एक काम करो, एक मीटिंग चेंज कर लो यार, फिर मैं दूसरी मीटिंग कराता हूँ आगे। चेंज द मीटिंग, ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग, सेम पासवर्ड सेम आईडी।